मैं सुमित शर्मा अपने चैनल लॉ नॉलेज में आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। अभी तक हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें से हम लोगों ने 10 प्रश्न पढ़ लिए थे। आगे से हम लोग 11वें प्रश्न से आज से पढ़ेंगे, जो कि भारत का संविधान हम जानते हैं कि चाहे वो सिविल जज हो या एडीपी हो, एसएससी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं हो, सभी में भारतीय संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, प्रोफेसर KCVN ने कहा था कि हमारा संविधान अधिकतम है। इसका आंसर है अर्धसंघीय या क्वासी कॉन फेडरल भी बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न, क्रियाशील परिसंघ के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक न्यूनतम आज्ञापक अपेक्षा है? इसका आंसर है राष्ट्रीय एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, जिससे सरकार की शक्तियों का स्वाधीन किंतु सरकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। व्याख्या, एक क्रियाशील परिसंघ के लिए न्यूनतम आज्ञापक अपेक्षा यह है कि राष्ट्रीय संघ एवं राज्य इन दो स्तरों पर सरकारों के मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो सके। ज्ञातव्य है कि परिसंघ संविधान के सिद्धांत का सार स्वतंत्रता तथा समन्वयकारिता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची, 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों से संबंधित 12वीं अनुसूची संविधान में जोड़ दिए जाने से वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभाजित था। विभिन्न संशोधन के पश्चात इसमें अब 395 अनुच्छेद की जगह 470 अनुच्छेद हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसको थोड़ा सा याद करने का एक टिप्स भी है कि जैसे हम लोग कोई अनुसूची याद करना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित थी? दल बदल से संबंधित। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि द से 10 हो गया और द से दल बदल हो गया। इसके बाद हम लोग का जो 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पंचायत मतलब जैसे एक और एक कितने होते हैं? 2 लोग। 2 लोग होंगे तो बातचीत होगी, पंचायत होगी, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। और अगला जो है 12वीं अनुसूची, वो कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए में गणराज्य, इसका पहला है राष्ट्राध्यक्ष आनुवांशिक राजा नहीं। अगला है बी पंथ निरपेक्षता, गणराज्य को रिपब्लिक कहेंगे, पंथ निरपेक्षता को सेकुलर और लोकतंत्रात्मक को डेमोक्रेसी, है ना। तो इसके आगे सही जोड़ी दी गई, हमको सही जोड़ी सही बनाना है इसमें। इसका सही आंसर जो रहेगा गणराज्य। गणराज्य का मतलब रिपब्लिक, राष्ट्राध्यक्ष जो होगा आनुवांशिक राजा नहीं होगा। पंथ निरपेक्षता या इसको धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है। हमारी प्रस्तावना जो लिखा है भारतीय संविधान की, उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका क्या आंसर है? राज्य किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा, है ना। राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी भी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं देगा। लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा से प्राधिकार प्राप्त करता है। जैसा हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लोकतंत्रात्मक, जैसे अब्राहम लिंकन जो थे उन्होंने परिभाषा दी थी लोकतंत्र की, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन तंत्र। इसका ये मतलब होता है जनता ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, जनता में से ही चुनाव किया जाता है और जनता द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं? ए है प्रस्तावना या प्रिएम्बल, मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4। इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों। भारतीय संविधान के तीनों भाग, चाहे वो प्रिएम्बल हो या फंडामेंटल राइट्स हो से संबंधित भाग 3 एवं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से भाग 4, शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का संविधान परिसंघीय प्रकृति का है क्योंकि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। व्याख्या, भारतीय संविधान संघात्मक प्रकृति का है क्योंकि संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में अपनी शक्तियों का स्वतंत्र उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में बताया समवर्ती सूची, बी में बताया है विधि का शासन, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं इसको, ब्रिटिश संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, संविधान में प्रबल केंद्रीय संघ की विचारधारा को बंद किया गया है। कनाडा, भारत की संघीय व्यवस्था का स्वरूप कनाडा की संघीय व्यवस्था से लिया गया है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए कि संविधान के कतिपय प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इसमें पहला जो दिया है ए में आपात उपबंध, आयरलैंड, मूल अधिकार ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जर्मनी। इसका जो आंसर है सी। व्याख्या, आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविज़न जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स यूएसए या अमेरिका, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है। क्या आंसर है इसका? शक्ति के अविभाज्यीकरण पर। संसदीय शासन प्रणाली शक्ति के अविभाज्यीकरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका मंत्रिमंडल का गठन विधायिका के सदस्यों से होता है तथा मंत्रिपरिषद विधायिका संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली, जैसे हम लोग जानते हैं कि शक्तियाँ जो है 3 भागों में बटी हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। तो सभी का काम अलग अलग है। विधायिका का काम विधि बनाने का है, कार्यपालिका उस विधि को लागू करती है और न्यायपालिका उस विधि का अर्थ बताती है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75(3) में। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला अनुच्छेद 73(3) में है। इसमें ये भी प्रश्न बनता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न, संघ की अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। बी, शक्ति का विभाजन। भारतीय संविधान का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण शक्ति का विभाजन है। विश्व के अन्य संघात्मक संविधान की तरह भारतीय संविधान द्वारा भी संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। संघ सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, समवर्ती सूची में कुछ विषय दिए गए हैं। तो क्या है, हमारा जो 7वां शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, तो उसमें बताया है कि
सभी को अलग अलग शक्ति दी गई, चाहे वो केंद्र संघ सूची जो 7वीं अनुसूची है उसमें बताया है कि सूचियों के बारे में है, शेड्यूल के बारे में जो सूचियाँ दी गई 3 प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपकी सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती है, जिसमें सभी जो सूचियां हैं, लिस्ट हैं, उसमें विषय दिए, कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये सब्जेक्ट जो दिए गए हैं वो वर्तमान में भी अभी चेंज भी हो गए हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो उसमें तो जितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे संघ सूची में कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उसमें किसको कानून बनाना रहेगा? संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार को, और राज्य सूची में कौन कानून बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। और समवर्ती सूची, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, विवाद होता है, तो किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का लॉ या कानून जो भी बनाएगी केंद्र सरकार, वो मान्य होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, डी हम भारत के लोग। तो उद्देशिका या प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि भारत में संप्रभु हम भारत के लोग हैं, और भारत की जनता ने अपनी संप्रभुता इच्छा इस उद्देशिका के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो संप्रभु, उसका सही आंसर क्या होगा? संप्रभु या सर्वोच्च शक्ति कौन है? हम भारत के लोग। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। इसमें कई ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति से, संसद से, लोगों से, डी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका से। सही आंसर इसका लोगों से, हम भारत के लोग। संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। भारत की सरकार आंतरिक और बाह्य मामलों में अपनी इच्छानुसार आचरण करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। यह संप्रभुता किसी विदेशी सत्ता में नहीं अपितु भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? सही आंसर इसका भारत का संविधान। भारत के संविधान में ही तो उच्चतम न्यायालय है, भारत की संसद है ना, पार्लियामेंट है, और भारत जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं वो। भारतीय संविधान के अनुसार शक्ति के स्रोत के रूप में भारत का संविधान सर्वोच्च है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति एवं न्यायिक शक्ति सभी का स्रोत क्या है? संविधान है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, विधि प्रशासन की व्याख्या से संबंधित विधि शास्त्री हैं। सही आंसर है इसका प्रोफेसर डाइसी। डाइसी ने विधि प्रशासन की व्याख्या की है। डाइसी के विधि प्रशासन की व्याख्या रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन के नाम से जाना जाता है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है वो भी क्या है? प्रोफेसर डाइसी ने उसको क्या कहा है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। प्रोफेसर डाइसी के विधि शासन से संबंधित 3 बातें हैं, मनमाने पर अंकुश या विधि की सर्वोच्चता, दूसरा विधि के समक्ष समता, तीसरा संविधान न्यायालयीय निर्वचन पर आधारित है। धन्यवाद।